नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ रहा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होती है? Find the joint probability function for xy. We can obtain the individual probability from function of x and y. Such individual probability function are called marginal. यानी कि आप देखिए ज्वाइंट के अंदर आपने एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाली थी जिसके अंदर x और y आपके पास कंबाइन आ रहा था। अब वो आपसे कह रहे हैं अगर ये जो x और y कंबाइन आ रहा है, अगर हम इन दोनों को बाइवेरिएट या ज्वाइंट में से सेपरेट कर दें, अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर दें तो हमें वहाँ से जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। जैसे कि अगर आप लोग गौर करो, आपके पास ये जो ज्वाइंट का टेबल था, एक सारे का सारा फंक्शन x की फॉर्म में आ रहा था। इस वाले पूरे के पूरे को मैं लिख सकती हूँ बेसिकली ये समीशन मेरे पास g ऑफ x आई है जिसके अंदर i वेरिएट कर रहा है। अब देखिए ये सारे का सारा फंक्शन x की फॉर्म का आ रहा था, ये वाला सारे का सारा फंक्शन जो था y की फॉर्म का आ रहा था। इन दोनों फंक्शन के मिलने से आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बनी थी वो आपके पास बनी थी ज्वाइंट, जब ये दोनों कंबाइन हो गए थे f की फॉर्म में। अब वो कह रहे हैं अगर इस f को वो अगेन इन टू पार्ट्स में अलग अलग डिस्ट्रॉय कर दें तो वो आपके पास मार्जिनल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, देखें लेट f बी दी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अगर फॉर एग्जांपल देखें ये वाला आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, आप उसे दो डिस्क्रीट फंक्शंस के अंदर डिस्ट्रॉय कर दें। किस तरह डिस्ट्रॉय कर दें कि एक देखें g वाला अलग कर दें, h वाला अलग कर दें। अब g वाले के अंदर देखें x वाली वैल्यूज फिक्स होती थी, y वाली वेरिएशन आती थी, x वाली वैल्यू फिक्स होती थी, y वाली वेरिएशन आती थी। यानी g ऑफ x ऐसा अलग कर दें जिसके अंदर जो फंक्शन आपके पास x आई है वो फिक्स हो जाए, जो y वाला है उसका j वेरी करे 1 to n तक, और आपके पास h ऑफ y ऐसा फंक्शन बन जाए जिसके अंदर देखें आपका y वाला जो एलिमेंट है वो फिक्स हो जाए, x वाला वेरिएशन करे 1 to m तक। अगर आप फंक्शन को f को ऐसे दो पार्ट्स में डिस्ट्रॉय कर दें कि देखें एक चीज़ जब कांस्टेंट है इसके अंदर वेरिएशन हो रही है तो आपके पास बेसिकली ये सारे का सारा काम x के रिस्पेक्ट से, क्योंकि x यहाँ पे फिक्स है आपके पास, इसी तरह यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से है। यानी कि x1 के रिस्पेक्ट से उसका फंक्शन मिल रहा है, x2 के रिस्पेक्ट से उसका मिल रहा है, x3 के रिस्पेक्ट से उसका मिल रहा है, इसके अंदर y के रिस्पेक्ट से hy मिल रहा है, y1 के रिस्पेक्ट से hy1 मिल रहा है, y2 के रिस्पेक्ट से hy2 मिल रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन में देखिए x वाली टर्म सेपरेट हो गई हैं, y वाली टर्म सारी की सारी सेपरेट हो गई हैं। तो जब दो फंक्शन को आप इन दो टर्म्स में डिस्ट्रॉय कर दें, एक में दूसरे को वेरी करवा दें, एक को कांस्टेंट रख दें, इसी तरह दूसरे में कर लें, तो ये आपके पास ज्वाइंट से मार्जिनल में कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी, उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पता चलता है x1 के लिए एक फंक्शन gx1 मिल रहा है, x2 के लिए मिल रहा है, x3 के लिए मिल रहा है, ये सारे का सारा काम x की फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इससे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो x की बनेगी। ये y के लिहाज से y1 है, y के लिहाज से y2, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, अब इससे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो y की होगी। जिस तरह x एक्सिस पे y कॉन्स्टेंट होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, इसी तरह ये दोनों सेपरेट आप कर लेंगे तो ये आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इनकी भी यही प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं। जिस तरह ये आपके पास दोनों फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, इसके कंपोनेंट भी ग्रेटर देन 0 ही होंगे और उसका समीशन 1 होगा आपके पास। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताना है क्या होता है। अब मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी कि a डैश b होता है, इसका फॉर्मूला a इंटरसेक्शन b ओवर b की प्रोबेबिलिटी होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। अब इस प्रोबेबिलिटी को फंक्शन की फॉर्म में देखना है कि कंडीशनल फंक्शन की फॉर्म में वो आपके पास क्या होती है। यहाँ पे सेट्स थे, यहाँ पे a b की जगह रैंडम वेरिएबल होंगे, ये सारे का सारा काम मैंने आपको बताया डिस्क्रीट में हो रहा है, तो इसका मतलब x और y यहाँ डिस्क्रीट होंगे। तो जब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करना है, दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होंगे, पहला x होगा दूसरा y होगा। इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x की प्रोबेबिलिटी लाइन y की प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपके पास स्लैश होती है, उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो इन दोनों के दरमियान एंड आ जाएगा, और नीचे y की प्रोबेबिलिटी क्योंकि जो यहाँ पे होता है उसी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आती है। और ये दोनों चीज़ें बेसिकली आप देखें जिसके अंदर x भी आ रहा हो और y भी आ रहा हो वो आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप इसको कंबाइन करके फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो कि x और y है। यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि ज्वाइंट का ये फॉर्मूला होता है। तो जो बेसिकली कंडीशनल का फॉर्मूला है वो ज्वाइंट ओवर जो क्वेश्चन में टर्म है वो आ जाएगा। अब इसी तरह जब आपके पास y इधर आ जाए x इधर आ जाए, y बाय x आ जाए, तो y बाय x में y एंड x की होगी, जो चीज़ क्वेश्चन में आती है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पे भी ये फंक्शन में ही चेंज होगा, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता x हो या y एंड x हो। बात तो यही है कि दोनों ने अकर होना है आपके पास सेम टाइम में। ठीक है, ये इन दोनों का फॉर्मूला कंडीशनल की फॉर्म में याद कर लेना है, सेम बिल्कुल कंडीशनल की तरह ही है। दोनों फॉर्मूलाज में प्रॉपर्टी होंगी, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे आपके पास, भला x बाय y हो जाए या y बाय x हो जाए, दोनों में प्रॉपर्टी होगी। दोनों में जब आप उसका
सम लोगे ये भी 1 के इक्वल आएगा, इसका भी समीशन लोगे दोनों के रिस्पेक्ट से ये भी आपके पास 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके प्रॉपर लिखा भी हुआ है, आपने ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा था इंडिपेंडेंस क्या होती है। मैंने आपको जब प्रीवियस बेसिक्स करवाई थी लेक्चर नंबर 2 में, तब मैंने बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट में कहा था जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो मैंने कहा था उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यही उनकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का ये कहा था जो इंडिपेंडेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली इसकी इक्वल आती है आपके पास, या वो डैश के साथ भी फॉर्मूला था। अब यहाँ पे सेट्स थे, यहाँ पे आपके पास रैंडम वेरिएबल हैं, तो अगर 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले लिए जाएं, वो इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर उन दोनों की एंड यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लो और वो दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाएं। यानी कि इंटरसेक्शन वाले का आंसर भी वही है, अलग अलग से प्रोबेबिलिटी को आप लोग मल्टीप्लाई करो तब भी वही आंसर है, तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आप बेसिकली गौर करो, ये बेसिकली ज्वाइंट है, ये बेसिकली जो अलग अलग हो जाता है वो मार्जिनल बन जाता है। यानी कि इंडिपेंडेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ज्वाइंट आपके पास प्रोबेबिलिटी को मार्जिनल के अंदर डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी उसके अलग अलग पार्ट्स में कर देती है। यही बात यहाँ लिखिए कि जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है उसको 2 मार्जिनल की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देती है। इससे रिलेटेड भी नेक्स्ट में आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें कहा गया चेक करें इंडिपेंडेंट है या नहीं। आप पहले उसकी इंटरसेक्शन का निकालोगे, फिर अलग अलग का निकालोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा तो कहोगे इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज कहोगे कि वो डिपेंडेंट है। अगर इक्वालिटी ना होल्ड करे तो वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है यही बात कि आपके पास वो इंडिपेंडेंट होंगे। बेसिकली इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल 7.6 और 7.7 करवाऊंगी, उससे आपको आइडिया होगा कि आप लोग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हो, मार्जिनल की, कंडीशनल की या इंडिपेंडेंट की, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपके पास।